नमस्कार। 1 जुलाई 24 से न्यू क्रिमिनल लॉज इम्प्लीमेंट हुए हैं और उसके बाद 3 जुलाई 24 को दिन सुप्रीम कोर्ट से एक प्रोनाउंसमेंट आया। सुरेंद्र सिंह वर्सेस स्टेट एनसीटी ऑफ दिल्ली। साइटेशन है 2024 SCC ऑनलाइन SC 1633। अगर केस के नंबर के हिसाब से देखेंगे तो क्रिमिनल अपील नंबर 597 ऑफ 2012। इशू एक मर्डर का केस का था, मयूर विहार पुलिस स्टेशन का था न्यू दिल्ली में। और जो मुद्दे उसमें थे वो उतना रेलेवेंट नहीं है आज की वीडियो के लिए। जस्ट एक पॉइंट के लिए मैं बोल रहा हूँ इस केस का इम्पोर्टेंस, क्योंकि एक तो ये आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू क्रिमिनल लॉज आया है, तो थोड़ा सा इम्पोर्टेंस है प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स को लेकर के। क्योंकि इसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने बात बोली उसका ज़रूरत नहीं था इस केस में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को पता था कि 1 जुलाई 24 से नए क्रिमिनल लॉज इम्प्लीमेंट होने वाले हैं और उसके बाद ये जजमेंट 3 जुलाई को दिया जा रहा था। उस कॉन्टेक्स्ट में इसका इम्पोर्टेंस है और इसलिए मैं इसको इम्पोर्टेंट जजमेंट मानता हूँ, क्योंकि प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स को लेकर के, ट्रायल के प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स को लेकर के, क्योंकि पुराने लॉज को रीट्रेट ना सिर्फ किया गया है बल्कि और भी स्ट्रांगली रीइंफोर्स करने की कोशिश की गई है। इशू है कि जब क्रिमिनल ट्रायल में कोई भी विटनेस आता है और उसका एग्जामिनेशन इन चीफ होता है, फिर क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, फिर री एग्जामिनेशन होता है, तो कैसे होना चाहिए? विटनेसेस के इंटरेस्ट्स को प्रोटेक्ट करना है, विटनेसेस की सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करना है और ये देखना है कि कोई एडजर्नमेंट ना मिले बिना किसी रीज़न के। इस केस में ऐसा कुछ नहीं हुआ कि विटनेसेस का जब एग्जामिनेशन इन चीफ हुआ उसके बाद हुआ क्या कि वो एडजर्न कर दिया गया। थोड़ा लंबा डेट था, लेकिन एडजर्नमेंट के बाद भी उस विटनेस ने स्ट्रांगली एविडेंस दिया और कन्विक्शन हुआ। इसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने एक अपॉर्चुनिटी को यूज़ किया और यूज़ करके जो प्रैक्टिस है एडजर्नमेंट्स की उस पर कुछ ऑब्जर्वेशंस दिए और स्ट्रांग ऑब्जर्वेशंस दिए। इन ऑब्जर्वेशंस में अगर आप देखेंगे तो क्या बोला गया, कुछ एडजर्नमेंट हुआ था। इशू विटनेस के जो स्टेटमेंट दिया था वो स्टेटमेंट एग्जामिनेशन इन चीफ एंड क्रॉस एग्जामिनेशन में कोई दिक्कत नहीं थी, फिर भी ऑब्जर्वेशन दिया गया। ऑब्जर्वेशन में पढ़ता हूँ। Such long adjournment as was given in this case after examination in chief should never have been given. Reasons for this are many, but to our mind the main reason would be that this may affect the fairness of the trial and may even endanger in a given case the safety of the witness. As far as possible, the defense should be asked to cross-examine the witness the same day or the following day. Only in very exceptional cases and for reasons to be recorded, the cross-examination should be deferred and a short adjournment can be given after taking precautions and care for the witness if it is required. We are constrained to make this observation as we have noticed in case after case that cross-examinations are being adjourned routinely, which can seriously prejudice a fair trial. ये ऑब्जर्वेशन है। जरूरत नहीं थी, क्योंकि जो एडजर्नमेंट इस केस में हुआ था उसका कोई एडवर्स इम्पैक्ट जो है डिपोजिशन पर नहीं गया इस विटनेस को लेकर के। जिस विटनेस के कॉन्टेक्स्ट में ये बात कही जा रही थी, फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने एक अपॉर्चुनिटी लेकर के ये ऑब्जर्वेशन दिया। ऑब्जर्वेशन में पुराने सारे जजमेंट्स को रीइटरेट किया गया ऑन द इशू ऑफ एडजर्नमेंट
for cross-examining the prosecution witnesses. और पुराना जो गाइडलाइन था 2019 13 SCC, उस गाइडलाइन को रीट्रेट किया गया. 2019 13 SCC 297 स्टेट ऑफ केरला वर्सेस राशिद. अब ये अंडर द ओल्ड लॉ था. अब 3 जुलाई को इसे रीट्रेट किया गया है. मीन्स कॉन्टिन्यूटी है. इस लॉ को लेकर के कॉन्टिन्यूटी मेंटेन की गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि आप जब भी एडजर्नमेंट लेंगे क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए तो उसमें जो गाइडलाइंस है 2019 13 SCC 297 स्टेट ऑफ केरला वर्सेस राशिद, उसको फॉलो करेंगे. गाइडलाइंस क्या है? पैरा 24, The following practice guidelines should be followed by trial courts in the conduct of criminal trial as far as possible. Number 1, 24.1. A detailed case calendar must be prepared at the commencement of the trial after framing of charges. So advocates को अब थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होकर के डायरी मेंटेन करते हुए इंसिस्ट करना चाहिए कि फ्रेमिंग ऑफ चार्ज के बाद एक डेट दिया जाए फॉर द प्रिपरेशन ऑफ डिटेल्ड केस कैलेंडर. हर केस का एक कैलेंडर बनना चाहिए एट द कमेंसमेंट ऑफ द ट्रायल आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज. 24.2 The case calendar must specify the dates on which the examination in chief and cross examination, if required, of witnesses is to be conducted. The case calendar must keep in view the proposed order of production of witnesses by parties, expected time required for examination of witnesses, availability of witnesses at the relevant time, and convenience of both the prosecution as well as defense as far as possible. The next, testimony of witnesses deposing on the same subject matter must be proximately scheduled. The next, the request for deferral under section 231(2) CRPC must be preferably made before the preparation of the case calendar. अब 231(2) में मैं अभी आता हूँ, लेकिन 231(2) is a discretionary power given to the trial court for adjourning the matter for the cross-examination of a witness in a given circumstances as mentioned therein. So the request for deferral under section 231(2) CRPC must be preferably made before the preparation of case calendar, not after that. ये नहीं कि आज क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ, एक शेड्यूल बना हुआ है, फिर हम 231(2) दें. ठीक है, वो हेल्थ वगैरह ग्राउंड्स पर तो कोर्ट एक्सेप्ट कर लेगी कि वकील साहब की तबीयत ही खराब हो गई, क्या कर सकते हैं, या विटनेसेस की तबीयत खराब हो गई, लेकिन अदरवाइज नहीं. नेक्स्ट, द ग्रांट ऑफ रिक्वेस्ट फॉर डेफरल मस्ट बी प्रीमाइज्ड on sufficient reasons justifying the deferral of cross examination of each witness or set of witnesses. While granting a request for deferral of cross-examination of any witness, the trial courts must specify a proximate date for the cross-examination of that witness after the examination in chief of such witnesses as has been prayed for. The case calendar prepared in accordance with the above guidelines must be followed strictly unless departure from the same becomes absolutely necessary. In cases where trial courts have granted a request for referral, necessary steps must be taken to safeguard witnesses from being subjected to undue influence, harassment and intimidation. ये गाइडलाइन है 2019 13 SCC (297) स्टेट ऑफ केरला वर्सेस राशिद. तो 3 जुलाई को जो जजमेंट आया
2024 SCC ऑनलाइन SC 1633 उसमें इस गाइडलाइन को रीटरेट किया गया है। मीन्स अब ये गाइडलाइन नए फ्रेमवर्क में भी लागू होगा। तो ये एडवाइजेबल है हर एडवोकेट्स के लिए, किसी भी क्रिमिनल ट्रायल को अगर आप कर रहे हैं, कि द मोमेंट चार्जेस आर फ्रेम्ड you request for one date for the preparation of the case calendar of each and every case। अब इसमें हुआ क्या, 231(2) अगर आप देखेंगे 231(2) CRPC जो ओल्ड प्रोविजंस था जो रिपील हो चुका है, 231(2) में कहा गया कि द जज मे इन हिज डिस्क्रिशन परमिट द क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस टू बी डिफर्ड अंटिल एनी अदर विटनेस और विटनेसेस हैव बीन एग्जामिन्ड और रिकॉल एनी विटनेस फॉर फर्दर क्रॉस एग्जामिनेशन। अब ये 231(2) को डिस्क्रिशन बोल दिया गया कि ये जज साहब के पास डिस्क्रिशनरी पावर है। इसका कोरेस्पॉन्डिंग एक और पावर है 242(3) में, वारंट ट्रायल अंडर मजिस्ट्रेट। इसमें है कि ऑन द सेम डेट सो फिक्स्ड 242(3) on the date so fixed the magistrate shall proceed to take all such evidence as may be produced in support of the prosecution। अब इसमें प्रोवाइजो है, provided that the magistrate may permit the cross examination of any witness to be deferred until any other witness or witnesses have been examined or recall any witness for further cross examination। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 231 में सब क्लॉज 2 में है जो प्रोविजन, वो 242 के सब क्लॉज 3 के प्रोवाइजो में है। इसमें जो 2019 का जो जजमेंट आया, जिसमें कि ये गाइडलाइंस जो मैंने अभी पढ़ा, जो गाइडलाइंस था उसमें इन दोनों प्रोविजंस को कंसीडर किया गया था पैरा 15 में, और उसके बाद 231 को कंसीडर करने के बाद पैरा 16 में जो आया, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि सेक्शन 242(3) इज एनालॉगस टू 251(a)(7) ऑफ द रिपील्ड कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898। पहले तो उन्होंने 231(2) को इक्वल टू बता दिया, सेम बता दिया 242(3) में, और ट्रायल कोर्ट के डिस्क्रिशनरी पावर को मान लिया। उसके बाद 242(3) को उन्होंने बोल दिया कि एनालॉगस टू सेक्शन 251(a) सब क्लॉज 7 ऑफ द रिपील्ड कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898। अब उसमें जो इंटेंशंस थी लेजिस्लेचर का, उसको रीट्रेट कर दिया, और रीट्रेट करने के बाद क्या आ रहा है पैरा 16 में, सेक्शन 242(3) इज एनालॉगस टू सेक्शन 251(a)(7 of the repealed code of criminal procedure 1998 and is identically worded। section 251(a) was inserted via the Code of Criminal Procedure Amendment Act 1955 in the erstwhile Code of Criminal Procedure 1898। The statement of object and reasons of the Code of Criminal Procedure Amendment Act 1955 suggests inter alia that changes were introduced to simplify the procedure in warrant cases, to ensure speedy disposal of the criminal judicial business, to minimize inconvenience caused to the witnesses, and to ensure that adjournments are not allowed without the examination of witnesses present in the court except for an unavoidable cause। तो जो लेजिस्लेटिव इंटेंट था बिहाइंड द इनैक्टमेंट ऑफ सेक्शन 251(a) सब क्लॉज 7 ऑफ रिपील्ड कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898, उसमें जो एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स थे, उस एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स को 2019 में स्टेट ऑफ केरला वर्सेस रशीद में सुप्रीम कोर्ट ने रीटरेट किया था, इवन फॉर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के लिए। और इस इंटेंशन को फर्दर जब कंसीडर किया गया था पैरा 19 में, इसी में स्टेट ऑफ केरला वर्सेस रशीद में, उसमें
क्लियरली बोल दिया कि अब ये दोनों के दोनों 231 सब क्लॉज 2 है और 242 सब क्लॉज 3 का प्रोवाइजो है, लेकिन दोनों को एक्सेप्शन कर दिया। पैरा 19 देखेंगे, स्टेट ऑफ केरला वर्सेस रसीद में, सेवरल हाई कोर्ट्स हैव हेल्ड द डिस्क्रिशन अंडर 231(2). अब यहां पर प्रोवाइजो नहीं था, फिर भी discretion under section 231(2) CRPC should be exercised only in exceptional circumstances. So Honorable Supreme Court is taking the powers, discretionary powers given under section 231(2) as an exception, as has been done under 242(3). After that, the proviso has been given for providing that discretion. So again I'll read. Several high courts have held that discretion under section 231(2) CRPC should be exercised only in exceptional circumstances or when a very strong case has been made out. However, while it is for the parties to decide the order of production and examination of witnesses in accordance with the statutory scheme, a judge has the latitude to exercise discretion under section 231(2) CRPC if sufficient reasons are made out for deviating from the norm. तो इसका जो इम्पैक्ट हुआ, इम्पैक्ट ये हो गया कि 231 सब क्लॉज 2 में जो डिस्क्रिशनरी पावर था, जो पॉजिटिव सेंस में जो पावर दिया गया था, और उसका कोरिस्पॉन्डिंग पावर जब मैजिस्ट्रेट ट्रायल में दिया गया, वारंट ट्रायल में मैजिस्ट्रेट अंडर मैजिस्ट्रेट 242(3), ये ओल्ड प्रोविजंस है 231(2) एंड 242(3). तो 242(3) के प्रोवाइजो में दिया गया, एक्सेप्शन में। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 231(2) जो कि पॉजिटिव पावर था, उसको इक्विवेलेंट बोल दिया 242 सब क्लॉज 3 के प्रोवाइजो से मिला दिया। तो मतलब सारे के सारे जो डिस्क्रिशनरी पावर्स है ट्रायल कोर्ट के एडजमेंट देने के लिए, दैट बिकेम एक्सेप्शनल, दैट इज नॉट द रूल। अब उसको फिर इक्वेट कर दिया जो 1898 का जो प्रोविजन था, 1898 का जो प्रोविजन था, जो कि अमेंडमेंट हुआ था 10 अगस्त 1955 के दिन। 10 अगस्त 1955 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर अमेंडमेंट एक्ट 1955 से, एक्ट ऑफ 26 ऑफ 1955, उसमें जो सेक्शन 251(7), जो 1898 का जो 251(7) था, वो देखिए। On the date so fixed, the magistrate shall proceed to take all the evidence as may be produced in support of the prosecution, provided that the magistrate may permit the cross-examination of any witness to be deferred until any other witness or witnesses have been examined, or recall any witness for further cross-examination. ये वही प्रोविजन है जो कि 242(3) में आता है। ठीक है, तो 231(2) पॉजिटिव पावर था, डिस्क्रिशनरी पावर था ट्रायल कोर्ट के पास। 242 सब क्लॉज 3 उसमें प्रोवाइजो में था, एक्सेप्शन में था पावर, और 242(3) को लाया गया था 10 अगस्त 1955 के दिन बाय वे ऑफ अमेंडमेंट, तो जो कि कोरेस्पॉन्डिंग प्रोविजन था 251(a) सब क्लॉज 7 1898 में। तो अब देखिए 1898 का जो लेजिस्लेटिव इंटेंट था, उस लेजिस्लेटिव इंटेंट को इनकॉर्पोरेट किया गया था क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जो अभी रिपील हुआ, और उसको सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया, उस लेजिस्लेटिव इंटेंट को अपहेल्ड किया स्टेट ऑफ राजस्थान स्टेट ऑफ केरला वर्सेस रसीद में। और अब जो है सेम चीज को फिर सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड कर रही है 2024 SCC ऑनलाइन SC 1633 Surinder Singh versus the state of NCT Delhi, without there being any reason for giving this observation, because the adjournment did not cause any prejudice to the prosecution. Still, Supreme Court decided to make this observation and reiterate the guidelines which were given
in para 24 of State of Kerala versus Rasid, judgment by Justice Indu Malhotra. And so this displeasure given in 2024 SCC Online SC 1633 in the judgment of 3rd July 24 becomes very relevant because it reiterates the aims and objects of Code of Criminal Procedure Amendment Act 1955 enacted on 10th August 1955 for amending Code of Criminal Procedure 1898. Now, the corresponding provisions in the new law comes in section 254(3), which reads, same, the judge may, in his discretion, permit the cross-examination of any witness to be deferred until any other witness or witnesses have been examined or recall any witness for further cross-examination. This is analogous to section 231, subclause 2 of the repeal law. And then 242(3), that now the new law is 265(3) proviso. 265(3) proviso, similarly worded, on the date so fixed, this is 3 I am reading, on the date so fixed, 265(3), on the date so fixed, the magistrate shall proceed to take all such evidence as may be produced in support of prosecution. And 3 is, proviso is, provided that the magistrate may permit the cross-examination of any witness to be deferred until any other witness or witnesses have been examined or recall any witness for further cross-examination. So, no change from 10th of August 1955 with respect to the aims and objects behind the enactment of the Code of Criminal Procedure Amendment Act 1955 in the old law, that is 1898. Here, it will be relevant to note that earlier, even our Honorable Delhi High Court had given a very good judgment. अब उसको भी reiterate किया गया है 2019-13 SCC में, State of Kerala versus Rasid, para 21, Vijay Kumar versus State of NCT of Delhi. तो is 2017 SCC Online Delhi 9012. Similar that the guidelines which I have just read. So the crux is no change from 1898 Act as far as the issue relating to the powers of the trial court to grant adjournment for cross-examination of the prosecution witness is concerned. The discretionary power given under section 231(2) of the recently repealed Act is same as in the new Act under section 254(3), and similarly the powers are given under proviso of section 242(3) of the recently repealed Act is similar to section 265(3) proviso of the new Act. And same, exactly same. And this fact, coupled with the fact that on 3rd July 24, that is after the introduction of new law, after the enforcement of the new law, this judgment has come, it becomes necessary to consider that how a trial has to be conducted. So, everybody should keep 3 judgments whenever there are charges are being framed. 2024 SCC Online 1633, decided on 3rd July 2024, titled as Surinder Singh versus State NCT Delhi,
and then State of Kerala versus Rasid, 2019 13 SCC 297. And if you are in Delhi, you can always take 2017 SCC Online Delhi 9012, which has been quoted with approval in para 21 of 2019 13 SCC State of Kerala versus Rasid, and insist the trial court that please fix a date for the preparation of the case calendar. Now, this is very important. Case calendar in terms of para 24 of the judgment of State of Kerala versus Rasid. अगर ये केस कैलेंडर नहीं प्रिपेयर होगा, then any day trial court may say I'll not grant you the relief because law is settled that this is exceptional power. Even if 231(2) or 254(3) gives it a power as a positive discretionary power, but still all these judgments have held that this 254(3) of new law, which is equal to 231(2) of the recently repealed law, is similar to 265 subclause 3 of the new law proviso, and which is similar to 242(3) proviso of the recently repealed act, and both are required to be interpreted in the context of, in the background of the aims and objects of section 251A subclause 7 of 1989 law, which was amended on 10th of August 1955. So this aspect has to be considered, and whenever there is a criminal trial, it's necessary to request that one date should be fixed after the framing of charge for the preparation of the case calendar. And you should prepare the case calendar as per your diary, and then make sure that this should be strictly adhered to, and so that in future this case can be speedy trial के लिए भी help करेगा और एडवोकेट्स को भी हेल्प करेगा, डायरी मैनेजमेंट के में भी अच्छा रहेगा. सो ये एक शॉर्ट डेवलपमेंट था आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू लॉ, सो आई थॉट आई शुड शेयर इट विद यू. थैंक यू.